अगर आपको दोनों वेरिएबल प्रिंट करने हैं तो आप इनमें एक कॉमा डाल दीजिए, सो इट विल प्रिंट बोथ। आप कितनी भी चीजें प्रिंट कर सकते हैं कॉमा कॉमा लगाकर। मीन्स इफ यू हैव 4 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हो, आपको चारों प्रिंट करने हैं एक ही बार में, आप चारों को कॉमा कॉमा लगा के प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस इज 4 9। अगर आप ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं कि दोनों के बीच में कुछ कॉमा या सेपरेटर आप देना चाहते हो, तो इस मेथड में एक ऑप्शन है कि आप बता सकते हो कि सेपरेटर क्या हो। आपको लिखना है SCP स्टैंड फॉर सेपरेटर इक्वल टू, आप जो यहाँ पे करेक्टर देना चाहते हो, मान लो हमने कहा कॉमा, तब आप देखोगे ये आपको देगा 4,9। अगर आप कहोगे कि दोनों के बीच में सेपरेटर डालो ये और वाला, तो अब दोनों के बीच में आ जाएगा ये सेपरेटर। तो जब भी आप मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं और उनमें क्लैरिटी रखने के लिए कि कहाँ पे एक वैल्यू खत्म हो रही है, कहाँ दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, आप कोई सेपरेटर देना चाहते हैं प्रिंट में, तो सबसे लास्ट वैल्यू में आप लिखोगे सेपरेटर SCP इक्वल्स स्ट्रिंग में आप वो वैल्यू को डोनेट कर दो। तो हमने देख लिया हाउ यू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप नहीं दे सकते हो वेरिएबल का स्टार्टिंग विद अ नंबर। आप वेरिएबल नेम को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप वेरिएबल के अंदर कभी भी वेरिएबल डिजिट ले सकते हैं। हम कह सकते हैं स्कोर अंडरस्कोर 9, बट हम 9 स्कोर नहीं कह सकते। हमेशा वेरिएबल नेम कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता फ्रॉम अ नंबर। सेकेंडली, इसमें कभी नहीं आ सकता माइनस, क्योंकि माइनस है माइनस के लिए, तो इसीलिए वेरिएबल नेम में आप कभी भी माइनस नहीं ला सकते। बाकी अंडरस्कोर और ये बाकी कैरेक्टर्स आप लोग यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन ये है कि मोस्ट प्रेफर्ड इज अंडरस्कोर। सपोज हम कहते हैं स्कोर ऑफ प्लेयर ए, तो इससे बिल्कुल क्लैरिटी हो रही है कि दिस वेरिएबल स्टैंड्स फॉर स्कोर ऑफ प्लेयर ए। तो नॉर्मली जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो हम हर वेरिएबल को ABCD ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम हमेशा डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को कुछ ऐसे वे से कि जिसको एकदम देखने से ही पता लग जाए कि ये वेरिएबल किसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वेरिएबल में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर रहती है और ये वैल्यू हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम हम कभी भी इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया है इंटीजर से, तो बिकॉज अभी हम लोग कोई बड़ा एप्लीकेशन नहीं बना रहे, तो बार बार वेरिएबल नेम इतना लंबा लिखने में थोड़ा ऑकवर्ड होगा। तो लेट्स टेक सम स्मॉल वेरिएबल, से a इक्वल टू 9 एंड से b इक्वल टू 4। तो हम लोग देख लें कि इंटीजर में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। इंटीजर्स में सिंपल इज a माइनस b, यू कैन ऐड टू नंबर्स। ये सारे सिंपल ऑपरेशन है जो हमें पहले भी किए हुए हैं, बट इंपॉर्टेंट है a डिवाइड बाय b। तो a डिवाइड बाय b, अगर दोनों इंटीजर b हो तो भी आपको हमेशा रिजल्ट आएगा फ्लोटिंग पॉइंट। हम इसको अब जैसे हमने कई वेरिएबल्स इसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो हम सबको एक ही बार प्रिंट कर सकते हैं C D E F, और सारों को हमने सेपरेट कर लिया है इस कोड से। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डिवीजन में हमारे पास दो तरह की डिवीजन रहती है। जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 14 डिवाइड बाय 5, तो इसमें एक तो कोशेंट है, कोशेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 4। तो जब आप कह रहे हो /b, तो हमें ये वैल्यू दे रहा है पूरा विद डेसिमल। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि हमें सिर्फ वैल्यू सिर्फ कोशेंट की मिले एज अ राउंड फिगर, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे दूसरा ऑपरेटर विच इज डबल स्लैश। तो डबल स्लैश आपको हमेशा इंटीजर में रिजल्ट देगा। इस केस में इट विल रिटर्न यू, हमारा है 9 डिवाइड बाय 4 इज 2। तो आप देखिए पहले 2.25 था, अगर आप सिंगल स्लैश यूज कर रहे हैं, अगर आप डबल यूज कर रहे हैं, रिजल्ट बिकम्स इंटीजर, इट इज 2। लेकिन अगर हमें ये वैल्यू गेट करानी हो तो हम कैसे गेट कराएं? दिस वी कॉल एज अ रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, इसके लिए हमारे पास ऑपरेटर है a%b। तो इस केस में 9 डिवाइड बाय 4
क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 1, तो इसको भी हम यहां ऐड कर लें g एंड देयर कम्स अ रिमाइंडर। तो आपको बहुत टाइम ये रिमाइंडर चाहिए होता है अगर आपको यही पता लगाना हो कि नंबर ऑड है या इवन है। सो ऑड या इवन पता लगाने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 है तो नंबर इवन है, अगर उस नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 है तो वो नंबर आपका ऑड है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑपरेटर है, वो है टू द पावर। तो अगर हम कहते हैं 3 टू द पावर 2, तो 3 to the power 2 means 3 to the power 2, so this is 3 into 3 which is 9। तो इसको भी हम ऐड कर लें इसमें। तो ये अगर हम करते हैं 3 to the power 0, what is 3 to the power 0? Anybody? अगर हम किसी भी नंबर को रेज टू पावर 0 करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट? आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं। एनी नंबर व्हेन यू रेज इट टू द पावर 0, तो उसका आंसर क्या है? मुश्किल है? किसी भी नंबर को जब आप 0 से रेज टू पावर करेंगे, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? एनीबडी हु कैन आंसर? ओके, समबडी हैज डन 1, वेरी राइट। आप किसी भी नंबर को अगर रेज टू पावर 0 करते हैं, आपको हमेशा मिलेगा 1। और आप जरूरी नहीं है ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव में ही हो, आप किसी को भी रेज टू पावर माइनस वैल्यू भी ले सकते हैं। सपोज हम इसको 2 ले लेते हैं सो दैट वैल्यू कैलकुलेटेबल आ जाए। अगर हम लेते हैं 2 रेज टू पावर -2, 2 रेज टू पावर -2 is something 2 raised to power -2. So this in fact is equivalent to 1 by 2 to power 2. तो जब भी आपकी एक्सपोनेंट माइनस है, इसका मतलब है that is equivalent to 1 divided by that value. So if we say 2 into 2 to power -2, this is equal to 1 divided by 2 to power 2. So 1 divided by 4 is 0.25. Sorry, 2 divided by 4. Sorry. This is 2. 2 divided by 4 is 1 by 2 is 0.5. So let us see this. हमने e डाले हुआ है। So this is 0.25. तो आप किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए आपको कोई मेथड इसमें कॉल नहीं करना, इसमें हमारे पास ऑपरेटर है। ये हर लैंग्वेज में ये ऑपरेटर नहीं होता, काफी लैंग्वेजेस में ये मेथड रहता है पावर निकालने के लिए, but in Python you have an operator which is double multiply and you can raise this to any power. You can have positive, you can have negative. Anybody who has any doubt in this? किसी को कोई डाउट? ओके, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे और वो नंबर 0 है, तो आपको इस केस में आती है एक एक्सेप्शन। इसको हम कहते हैं जीरो डिवीजन एरर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो जाए। अगर आपका कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, आपका प्रोग्राम वही बंद हो जाएगा और आपको ये एरर आ जाएगा, जीरो डिवीजन एरर। तो जस्ट आपको हर टाइम कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, इफ यू आर डिवाइडिंग तो डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0। तो हम आगे देख लेंगे कि हम जब भी ऐसा कुछ डिवाइड करते हैं तो हम लोग कोई ना कोई चेक लेके करते हैं, तो दैट विल जस्ट शॉर्टली सी कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। एनीबडी हु हैज एनी डाउट रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑन इंटीजर, कैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, नेम्स आप क्या क्या रख सकते हो। नेम्स में सिर्फ आपको एक ही कंडीशन का ध्यान रखना है कि कांट स्टार्ट विद अ नंबर। आप डॉट नहीं ले सकते वेरिएबल नेम में, क्योंकि डॉट और किसी चीज के लिए यूज होता है। माइनस नहीं ले सकते, ऐसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं ले सकते, बट नंबर को आप वेरिएबल में पहली वैल्यू की बजाय किसी और पोजीशन में आप ले सकते।
So this is only thing which is required in variable name. और मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपके पास माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड दो तरह की है, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर, देन देयर इज रिमाइंडर एंड देन देयर इज एक्सपोनेंशियल. एनी डाउट? सेम चीज अगर हम इसमें इंटीजर में यू कैन इवन कंपेयर, हम लोग वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं. यू कैन, वी हैव a and b, लेट्स टेक सम वैल्यू हियर, सो सम 9 ही ले लें. आप वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो. वी कैन से प्रिंट क्या a लेस देन इक्वल, या पहले इक्वल चेक कर लें, क्या a इक्वल टू b है. डबल इक्वल मींस यू आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ a विद द वैल्यू ऑफ b. हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या a और b की वैल्यू सेम है. और लेस में आप चेक कर सकते हो क्या a की वैल्यू b से लेस है. a की वैल्यू b से लेस नहीं है बिकॉज दे आर इक्वल, so this is false. लेकिन a less than equal to b is true. So these are operators that you can use. Not equal to, less than and greater than, कुछ भी आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो. Not equal to because they are equal, so this is false. ठीक है. So कंडीशनल ऑपरेटर्स सभी चलते हैं मैथमेटिक्स वाले. इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखना है फ्लोटिंग पॉइंट के केस में. अगर हम इसको ले लें, इफ a इज इक्वल टू से 1.1 प्लस 2.2, हमने एक a को वैल्यू दी है विच इज 1.1 प्लस 2.2, और हम इसको कंपेयर करें इफ a is equal to 3.3. इफ लगा हम सीधा प्रिंट कर लें क्योंकि हमने अभी इफ नहीं की है. लेट अस डायरेक्टली प्रिंट द रिजल्ट. क्या a इक्वल टू 3.3 है? देखने में ये लग रहा है बिकॉज a, इफ यू टोटल दिस इज 2.2 प्लस 1.1 इज 3.3. लेकिन जब आप इसको रन करेंगे इट सेज फॉल्स. ये फॉल्स इसलिए है कि जब भी आप ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं आप रिजल्ट चेक करो कि a एक्चुअली में क्या है. a इज 3.3 के बाद इतने जीरो इसने खुद से ऐड कर दिए. तो जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करोगे अपने आप ये इतने जीरो इसके साथ अपेंड कर लें. तो आप कभी भी एग्जैक्ट मैच इसमें नहीं कर सकते. आप कभी नहीं कह सकते दिस इक्वल्स दिस. तो फ्लोटिंग पॉइंट में हम लोग कभी डबल इक्वल से कंपेयर नहीं करते. हम लोग हमेशा करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा लेस देन लगा लेंगे जहां हम ये कह सकते हैं a माइनस 3.3. अगर ये जो डिफरेंस है ये लेस है 0.001 से, इसका मतलब दे आर मोर और लेस सेम. तो फ्लोटिंग पॉइंट में आप लोग एग्जैक्ट मैच नहीं चेक करते. आप हमेशा चेक करते हो कि जो डिफरेंस है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है या नहीं. तो अब ये हमें कह रहा है ट्रू. इसका मतलब a और 3.3 ऑलमोस्ट दे आर सेम. सो इज दिस पॉइंट क्लियर? फ्लोटिंग पॉइंट में वी नेवर यूज डबल इक्वल. डबल इक्वल आपको कभी सही रिजल्ट फ्लोटिंग में नहीं देगा. एनी डाउट? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? चले आगे. Is it clear? Shall we move ahead? आप लोग जस्ट टाइप कर दें so that it is understood कि सबको समझ में आ रहा है. हमने देख लिया है इंटीजर, हमने देख लिया है फ्लोटिंग पॉइंट. अब हम लोग देख लें थोड़ा सा कि बूलियन वेरिएबल कैसे ऑपरेट करते हैं. इफ यू से एनी बूलियन से ट्रू तो यू कैन प्रिंट द बूलियन. हम लोग इसको प्रिंट कर लें. तो दिस इज ट्रू. देन टू ऑपरेट, इनके ऊपर कुछ ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उनको हम एक बार देख लें. हमारे पास है नॉट, हमारे पास है और हमारे पास है एंड. ये तीनों ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं बूलियंस के साथ
हम लोग यूज करते हैं इंटीजर्स के साथ, हम लोग यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ। ये यूज होते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो अगर हम कहते हैं नॉट ए, नॉट ए का मतलब कि ए की जो भी वैल्यू है अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। सो दिस इज द टेबल फॉर नॉट। अगर हम नॉट यूज कर रहे हैं तो नॉट का सिंपल रिजल्ट है कि ट्रू है तो उसको बना दो फॉल्स, और फॉल्स है तो उसको बना दो ट्रू। सो दिस इज हाउ नॉट वर्क्स। हमारे केस में ए इज ट्रू, नॉट ए मीन्स फॉल्स। सो नॉट ए इज फॉल्स। तो सिमिलरली आप बाकी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। दिस इज नॉट। इफ यू हैव और, तो और का जो ट्रूथ टेबल है वो ये है कि अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो रिजल्ट ट्रू है। पहली कंडीशन आपकी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, रिजल्ट आपका ट्रू है। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, आपका रिजल्ट ट्रू है। दोनों फॉल्स है तो ही आपका रिजल्ट फॉल्स है। तो इन केस ऑफ और आपको कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू मिल जाती है, योर नेट रिजल्ट इज ट्रू। तो अगर हमें इसमें चेक करना है तो हम लोग दो वेरिएबल ले सकते हैं, बी एंड वी कैन टेक एज फॉल्स। तो आप कहेंगे ए और बी। तो आइदर अगर ए और बी में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है, आपका रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का हमेशा आएगा ट्रू। और जब तक ये दोनों फॉल्स ना हो, आपको हमेशा रिजल्ट आता रहेगा ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक भी वैल्यू, अगर फर्स्ट वैल्यू ही ट्रू आ जाती है तो इसका मतलब ये अनइम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर फर्स्ट ही वैल्यू ट्रू है और के केस में, तो सेकंड वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो ट्रू हो या फॉल्स हो, वो इस रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू तो सेकंड वैल्यू कई बार ये इवेल्युएट करता ही नहीं, बिकॉज इसी वैल्यू से रिजल्ट कंपाइल हो जाता है। आप देखो, अगर ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, ये रिजल्ट ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ये फॉल्स है अगर, तो ही इसकी इंपॉर्टेंस है। मींस अगर ए फॉल्स होता है तभी बी को चेक करने की इंपॉर्टेंस है कि बी फॉल्स है या ट्रू है। क्योंकि अगर बी फॉल्स है तो नेट रिजल्ट फॉल्स है, अगर बी ट्रू है तो नेट रिजल्ट ट्रू है। तो लेट्स सी फॉर एंड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू पे हमने इतना स्ट्रेस क्यों दिया है। विल जस्ट सी। एंड का हमारा जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ एक ही है, अगर दोनों ट्रू हैं रिजल्ट तभी ट्रू है, बाकी सभी सिचुएशन में रिजल्ट हमेशा फॉल्स। तो सिर्फ एक ही बार में ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू हैं। तो इसका मतलब अगर हम अपने केस में एंड लगा दें और आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लें, तो हमेशा आपको फॉल्स ही आना है, अनटिल एंड अनलेस आप दोनों को ट्रू कर लें। तो सिर्फ एक ही केस में ये ट्रू आ रहा है, व्हेन बोथ आर ट्रू। तो ये ऑपरेटर जो हमने एंड और नॉट यूज किए हैं, ये आप सिर्फ बुलियन के लिए नहीं यूज कर सकते, ये आप किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हो। इसको हम एक बार देख लें। अगर हम यूज कर रहे हैं इसको इंटीजर के लिए, सपोज हमने लिया है A1 और B2, तो रूल क्या है कि सिर्फ 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। इंटीजर के केस में सिर्फ 0 स्टैंड फॉर फॉल्स, रेस्ट सारी वैल्यूज इंट में दे आर ऑल ट्रू। तो इसका हमारे यहां मीनिंग क्या है कि अगर मैं लिखता हूं नॉट ए और ए की वैल्यू क्या है 1, 1 मीन्स ट्रू, तो नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। और अगर मैं ए को ले लेता हूं 0, तो 0 मीन्स फॉल्स, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो वैल्यू है ये बूलियन ही हो इन ऑपरेटर्स को चलाने के लिए। ये वैल्यूज नॉर्मल वैल्यूज भी हो सकती है, और हर एक वैल्यू के लिए एक रूल पहले से डिफाइंड है कि कौन सी वैल्यू पे ये फॉल्स कंसीडर करता है और कौन सी वैल्यू पे ये ट्रू कंसीडर करता है। तो इंटीजर के लिए मैंने आपको रूल बताया है। रूल ये है कि 0 स्टैंड्स फॉर ट्रू,
फॉल्स एंड रेस्ट ऑल नंबर्स, चाहे माइनस में ले चाहे आप प्लस में लो, ऑल नंबर्स दे स्टैंड फॉर ट्रू। तो एक के लिए हमने चेक कर लिया। अगर हम इसको ले ए और बी, ए और बी, तो नॉर्मली क्या होता है, ए और बी नॉर्मल लैंग्वेजेस में ये हमें देता है बूलियन रिजल्ट, लेकिन पाइथन में ये हमें बूलियन रिजल्ट नहीं देता, ये हमें देता है इंटीजर रिजल्ट। हम इसको चला के देख लें, ये हमें दे रहा है इंटीजर रिजल्ट। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। तो जो और लैंग्वेजेस में रिजल्ट आता है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। देयर इज अ डिफरेंस इन हाउ दिस और ऑपरेट्स इन पाइथन। तो हम ये देखें कि इसने हमें 2 क्यों दिया है। अब आप देखो ये ऑपरेटर है और, तो बिल्कुल आप क्लियरली इसको समझने की कोशिश करो। पहली वैल्यू है 0, 0 मीन्स फॉल्स। इसका मतलब सिस्टम इससे नहीं पता लगा पाता कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पहली वैल्यू और में फॉल्स होती है तो पहली वैल्यू से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा या फॉल्स। तो दूसरी वैल्यू ही वो वैल्यू है जो ये बताएगी कि एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स। तो ये बी पे आएगा। बी की वैल्यू 2 है, 2 मीन्स ट्रू। तो इसका मतलब बी ने इसको बताया कि टोटल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है। सो बी इज दैट फैक्टर, जो बी है वो वैल्यू है जिसने इस एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया है या जिसने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवाई है। तो इट रिटर्न्स बी। अगर हम ए को ले लें 1, तो ए इज ट्रू, ए है ट्रू। तो इसका मतलब इसको बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए ही वो वैल्यू है जिससे रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। तो इस केस में अगर हम चलाएंगे तो आप देखोगे आपको आएगा 1। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है आप प्लीज उसमें अपडेट करिए दिस इज क्लियर। हो सकता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो अगर आपने पहले ऐसी चीज नहीं की है तो। इज द पॉइंट क्लियर? अगर ए 1 है मींस ए इज ट्रू, तो इसका मतलब ए से ही रिजल्ट कंपाइल हो गया कि ये एक्सप्रेशन रहेगा ट्रू। सो इट डज नॉट नीड टू चेक बी। तो इसने बी को चेक ही नहीं करना और ए ही आपको रिटर्न कर देना है। दूसरे केस में अगर ए हो जाए 0, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ये वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब इससे रिजल्ट नहीं बन पा रहा, तो इसको ये चेक करना पड़ेगा। तो ये अगर ट्रू है या फॉल्स है उससे पता लगेगा कि आपका नेट रिजल्ट क्या है। इसका मतलब ये वो वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रही है। सो इट विल रिटर्न देन बी। अगर ए 0 है इट रिटर्न्स बी। और सेम चीज अगर ओके शी सेज रिपीट करना, तो मैंने रिपीट कर दिया है। जस्ट प्लीज अपडेट इफ यू हैव फॉलोड नाउ। क्या आपको समझ में आ गया है अब? या यू वांट मी टू रिपीट अगेन? क्या मैं एक बार फिर से बताऊं या क्लियर है? हमने ये पुट डाउन किया है कि जब भी आप इसमें इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं तो ये आपको हमेशा रिजल्ट इंटीजर देगा और ये वो वाली वैल्यू रिटर्न करेगा जिसने इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को निकालने में जो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर मैं इसको लिख दूं एंड, तो मैं देखता हूं कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। अब आप मुझे बताओ कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा। लेट अस सी हु कैन टेल दिस। अगर हमने लिखा ए एंड बी, तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी रिटर्न क्या आएगी, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, किस वैल्यू से ही इसने इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकाल लिया है। इस केस में ए 0 है, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 0 मीन्स फॉल्स। जीरो मीन्स फॉल्स। और आपको पता है कि एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो। एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो। तो इसका मतलब अगर ए ही फॉल्स हो गया, इसका मतलब बी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज बी ट्रू भी हो जाए तो भी ये ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब ए से ही रिजल्ट निकल गया है। सो दिस रिटर्न्स ए 0। अगर ए 1 हो तो इसका मतलब 1 मीन्स ट्रू, सो ए इज ट्रू। लेकिन ए एंड बी ट्रू होगा कि नहीं वो इससे पता लगेगा बी से, कि अगर बी 0 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर बी 2 होगा
तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। अगर 0 होगा तो ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। तो इसका मतलब इस केस में बी वो वेरिएबल है जो हमें बता रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। सो प्रिंट इज बी। या दूसरी तरह से आप ये भी ले सकते हो, ए चेक किया ट्रू, बट इन एंड यू कैन नॉट मेक आउट फ्रॉम 1 ट्रू। आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि नेट रिजल्ट क्या है। सो इन दिस केस इट इज अगेन बी। तो ए तब डिसाइडिंग होगा अगर ये 0 है, क्योंकि उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होते ही इसको चेक करने की इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाएगी। तो बी इज अनइम्पोर्टेंट इफ ए इज 0। अगर ए 0 है तो बी को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं। एनीबडी हु हैज एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर कर लो। Anybody who has any doubt? Any question anybody has, or anybody has any doubt? आप लोग अगर आंसर करेंगे तो सबका पता लगता रहेगा कि इसको क्या समझ में आ रहा है। इफ यू डोंट आंसर देन इट्स वेरी हार्ड टू पिक आउट कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सेम चीज आप कर सकते हो मल्टीपल भी, मतलब हम ये कह सकते हैं ए और बी और सी और डी। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीपल। तो इसमें आप देखो a इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब इससे हमें नहीं पता लग सकता नेट रिजल्ट क्या होगा। इनमें कोई भी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वहीं पे हमारा रिजल्ट निकल जाता है। और में b इज ट्रू, इसका मतलब b से ही हमारा रिजल्ट बन गया b इज ट्रू। तो यहीं पे ये रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। इट विल नॉट चेक, ये सी और डी को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि b से ही रिजल्ट हमारा बन गया, रिजल्ट है इसका ट्रू। तो ये आपको रिटर्न कर देगा b की वैल्यू। चेक करें, तो जहां पे इसका रिजल्ट इवेल्युएट हो जाता है, जहां पे इसको पता है कि आप और चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वही वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। अगर b भी 0 होता फिर ये चेक करता सी भी 0 है, फिर ये चेक करेगा d, तो d 3 है, इसका मतलब ट्रू है, तो अब ये रिटर्न करेगा d। एनीबडी हैज एनी डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। और के केस में कोई भी वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब वही वैल्यू है जो रिजल्ट दे रही है और वही वैल्यू रिटर्न आएगी। एंड के केस में जो वैल्यू अगर कोई 0 है तो एंड वही रुक जाएगा। अगर मैं इस और की जगह एंड ले लूं और यहां भी एंड ले लें और यहां भी एंड ले लें, तो इसका मतलब जहां भी इसको 0 मिलेगा इसका मतलब और आगे जाने की जरूरत ही नहीं। a 0 है तो ये a को ही रिटर्न कर देगा। चेक कर लें, a 0 था, इसने a ही रिटर्न कर दिया। a को हम 1 कर लें तो ये b पे जाएगा, b 0 है b पे रुक जाएगा, b को हम 2 दे दें तो ये c पे आएगा। अगर c 0 है इसका मतलब और आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक भी अगर फॉल्स है तो ये पूरा रिजल्ट फॉल्स है, तो फिर 0 आ गया। अगर c भी 1 कर दें इसका मतलब सभी वैल्यूज अब ट्रू हो गई। इसका मतलब इसको चेक किया ट्रू, इसको चेक किया ट्रू, इसको चेक किया ट्रू, तो इसका मतलब लास्ट पे आ गई सारी बात। तो अगर d भी ट्रू है तो ये आपको रिटर्न करेगा t। सो एनीबडी हैज एनी डाउट कि ये जो मल्टीपल और एंड है ये कैसे ऑपरेट हो रहा है इंटीजर के केस में? इंटीजर के केस में आपको ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न कर रहा है, ये आपको रिटर्न कर रहा है इनमें से किसी एक की वैल्यू। वो वैल्यू ये क्या रिटर्न कर रहा है वो मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है कि ये लेफ्ट से स्टार्ट करता है और जहां जहां इसको ट्रू मिलता जाएगा एंड के केस में ये आगे बढ़ता जाएगा। जहां पे इसको फॉल्स मिलेगा वहीं पे ये आपको रोक के वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अगर इसको एंड तक ट्रू मिलता रहेगा तो ये आपको रिटर्न करेगा सबसे लास्ट वाली वैल्यू। और के केस में क्या है कि जहां भी इसको नॉन जीरो मिल गया, 1 अगर यही मिल गया तो बस इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। और के केस में ये सिंपली रिटर्न कर देगा 1। तो दिस इज हाउ और एंड वर्क्स फॉर इंटीजर्स।
किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है प्लीज आप उसमें लिख दो, नहीं तो आप डाल दो कि हमें ये क्लियर है। सब लोग चैट में डाल दें कि ये क्लियर है। एनीबडी हैज एनी डाउट एनी क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज पुट डाउन। किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है आप पूछ लो। हमने देख लिया है इंटीजर, हमने देख लिया है फ्लोटिंग पॉइंट। लास्ट हमारी डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। सबसे ज्यादा आप यूज करते हो स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आप कोई ऐसा प्रोग्राम हम नहीं बना सकते जिसमें स्ट्रिंग ना हो। तो आपको स्ट्रिंग बिल्कुल क्लियरली समझनी है और इंपॉर्टेंटली समझनी है, क्योंकि स्ट्रिंग के बिना हम कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो कोई भी वैल्यू आपको स्ट्रिंग में डिक्लेयर करने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। आप लिख सकते हो सिंगल कोट्स में, आप लिख सकते हो डबल कोट्स में, आप लिख सकते हो 3 सिंगल कोट स्टार्टिंग और 3 सिंगल कोट एंडिंग। इसको हम कहते हैं ये मल्टी लाइन है। दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड आई एम राइटिंग दिस। तो इस तरह आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग ले सकते हो, 3 सिंगल से स्टार्ट 3 सिंगल से एंड। और आप ले सकते हो डबल 3 स्टार्ट डबल 3 एंड अगेन मल्टी लाइन। सो ये 4 वे से आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो। सिंगल कोट, डबल कोट, 3 सिंगल कोट स्टार्ट 3 सिंगल कोट एंड, 3 डबल कोट स्टार्ट 3 डबल कोट एंड। तो इतने वे से आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। इतनी ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे आपको डिफरेंट चाहिए होगी। सिंगल कोट्स के बीच में अगर आपको, जैसे हम कहते हैं अगर हमें ग्रेट को कोट्स में लेना है तो हम सिंगल के अंदर डबल कोट यूज कर सकते हैं, डबल के अंदर आप सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल के अंदर आप सिंगल कोट नहीं यूज कर सकते, ये प्रॉब्लम है। हमने कल भी देखी थी कि सिंगल के अंदर आप सिंगल कोट यूज नहीं कर सकते। वो यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है बैक स्लैश। तो अगर आप सिंगल ही ले रहे हैं और सिंगल के बीच में आपको कहीं भी सिंगल कोट यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आप सिंगल कोट के आगे लगा दें बैक स्लैश, या फिर आप यूज कर लें डबल कोट। तो अगर आप डबल कोट यूज कर रहे हैं इसमें सिंगल कोट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी लाइन में आप जो मर्जी यूज करो, मल्टी लाइन में आप जो मर्जी यूज करो, चाहे सिंगल कोट चाहे डबल कोट सब कुछ चलता है। Anybody has any doubt? This is how you declare string. आप कैसे भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल ट्रिपल डबल। स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करें? हमने कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर की, नेम, सपोज हेलो वर्ल्ड, यह हम कहते हैं माई नेम इज, और एक और वेरिएबल लेते हैं उसमें हम अपना नाम लिखते हैं। 2 स्ट्रिंग्स को आप ऐड कर सकते हो यूजिंग प्लस। अगर हम एक टोटल वेरिएबल ले लें, आप कह सकते हो नेम प्लस एन। तो इसको अगर हम प्रिंट करें तो ये कह रहा है माई नेम इज राम। तो 2 स्ट्रिंग्स को आप ऐड कर सकते हो यूजिंग प्लस। तो प्लस एक ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर टू ऐड 2 स्ट्रिंग्स। बट ये सिर्फ ऐड कर सकता है स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऐड कर सकता है सिर्फ स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है? अगर हम ये कहें कि माई रोल नंबर इज, और यहां पे हम इसमें दे दे रोल नंबर, मान लो 112, और हमने इसको दोबारा से वही प्लस यूज किया है, लेकिन इस केस में क्या है, ये है स्ट्रिंग प्लस इंट, स्ट्रिंग प्लस इंट। आप स्ट्रिंग प्लस इंट या स्ट्रिंग प्लस फ्लोट या स्ट्रिंग प्लस बूलियन नहीं कर सकते। इसका रिजल्ट देखें, आपको आ रहा है एरर, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कुछ भी चीज जो ऐड हो सकती है वो सिर्फ स्ट्रिंग है। तो या हमारे पास अब इसमें 2 चीजें हैं, या तो हम इसको कोट्स लगा दें
या इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड है str। किसी भी चीज को स्ट्रिंग बनाना है आप लिख सकते हो str। 112 की स्ट्रिंग बन गई। अगर आपके पास कोई बूलियन वैल्यू है उसकी बनानी है str, उसको इसमें लिख दो। अगर आपके पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको स्ट्रिंग बनाना है, उसको आप str कर दो। तो ये क्या करेगा, अगर आपके पास वैल्यू है जैसे 112, जब आप इसको str मेथड से करोगे ये बन जाएगा, इसके कोट्स लग गए और ये कोट्स में बन गया 112। तो सिंपली क्या होगा कि ये इसको बना देगा एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होगा, या तो डबल कोट लग गए या सिंगल कोट लगे, मतलब ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी एज सच। तो 4.4 है तो 4.4 एज सच लग जाएगी। तो हमने अगर इसको बना दिया है str, अब हम इसको चला सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर लेता हूं। कमेंट करने के लिए Ctrl+/। तो अब हमारे पास आ जाएगा माई रोल नंबर इज 112। तो स्ट्रिंग के साथ कुछ भी ऐड करने के लिए आपको उस चीज को स्ट्रिंग बनाना पड़ता है, और str मेथड है जिससे आप किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम इसको प्रिंट में कर रहे हैं, सपोज इसको वैसे हम लोग प्रिंट में अगर ऐसा लिख रहे हैं कुछ, अगर हम लिख रहे हैं माई नेम इज, रोल नंबर ही लिखें, ऐसे करें दोनों चीजें ले लें। मान लो हमने नाम ये लिया और रोल नंबर हमने ये लिया, और आप इसको लिखना चाहते हो कि माई नेम इज दिस एंड रोल नंबर इज दिस। तो सपोज हम ऐसा कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे माई नेम इज, इसके बाद हमें लिखना है नेम। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग को खत्म किया, प्लस इसके साथ हमने नेम किया, फिर प्लस, फिर हमने लिखा एंड रोल नंबर इज, और फिर प्लस किया ये रोल नंबर जो n है। तो ऐसे आप प्लस प्लस करके इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है। कई बार हमें कोड्स का ही ध्यान नहीं रहता, कहाँ हमने कौन सा स्टार्ट किया, कहीं प्लस लगाना भूल गए, और फिर प्रॉब्लम क्या आ गई, ये n इंट है। तो जब आप इसको डबल कोट के साथ ऐड कर रहे हो, ये यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि n इंट है, इंट कभी भी स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा str और इसको डालना पड़ेगा उसके अंदर। तो अब ये पहले बनेगा स्ट्रिंग, फिर ये ऐड होगा स्ट्रिंग के साथ। तो एक तरीका ये है कि स्ट्रिंग्स में अगर आप मल्टीपल प्रिंट कर रहे हो, ओह यहां भी हमने लिखा हुआ है गलत, इसको भी कमेंट कर लें। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो बहुत ज्यादा और ऐसा बार बार प्लस प्लस करना पड़ रहा है, आप इसको ऐसे मत करो। हमारे पास इससे अच्छी ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आप स्टार्ट से पहले लिखें f, और माई नेम इज, नेम को भी यहां कर दो, एंड रोल नंबर इज n। सबको इसी स्ट्रिंग में डाल, सबको हमने इसी स्ट्रिंग में डाल दिया। अब जो वेरिएबल है उसके आसपास आप लगा दो करली ब्रैकेट, जो वेरिएबल है उसके आसपास आप लगा दो करली ब्रैकेट, बस। अब आप खुद देखो ये उससे कितना इजी है, जहां हम यहाँ लिख रहे हैं फिर प्लस, फिर ये, फिर प्लस, फिर ये, फिर प्लस, फिर इसको स्ट्रिंग। आप यूज कर सकते हो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इसमें आप स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन जहां आपको वेरिएबल लिखना है वहां पे आपको लेना है करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट में जो चीज आप लिखोगे वो इसको पता है कि ये कोई वेरिएबल है, इसको एज सच नहीं प्रिंट करना, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम इसके आउटपुट देखें, वही सेम आउटपुट जो पहले आ रही थी वही अब आ रही है, लेकिन वे लिखने का जो है ये कंप्लीटली बदल गया, और ये मच इजियर है उससे जो पहले हम जिससे लिख रहे थे। तो स्ट्रिंग में किसी भी चीज को आपको प्लस करना है, वी यूज प्लस, लेकिन प्लस की लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हो, इंट, फ्लोट व ऐसा कुछ भी और इससे ऐड नहीं कर सकते। किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मेथड है str। अगर आपको कोई नंबर कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में तो आप कर सकते हो, किसी फ्लोटिंग को कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, बूलियन को करना है तो हम कर सकते हैं, कोई डाउट। अच्छा, सेम स्ट्रिंग
को प्रिंट करने के लिए हमने देख लिया। ये इसमें और भी कई वेज हैं, हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन सबसे सिंपल वेरिएबल्स प्लस स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में लिख देना है एफ। अगर आप एफ नहीं लिखोगे तो ये सारा गड़बड़ा जाएगा। अगर आप यहाँ एफ नहीं लिखोगे, आप आउटपुट देखो तो जो कुछ आपने लिखा वो एज सच प्रिंट हो गया, इसको पता ही नहीं कि ये वेरिएबल है। एफ लिखने के बाद इसको ये रियलाइज होता है कि ये वेरिएबल है। तो ये डिफरेंस है अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट एफ लिखो या आप इसको फॉर्मेट एफ नहीं लिखो। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कल हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग में और बहुत मेथड है, बहुत ऑप्शंस हैं जो हम देख सकते हैं। सबसे एक सिंपल सा मेथड हम देख लेते हैं, वो है स्ट्रिंग की लेंथ। अगर हम प्रिंट कर रहे हैं लेंथ, कि स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो हम उसको प्रिंट करें। तो राम में टोटल कैरेक्टर है 3, तो इसकी लेंथ हो गई 3। तो मैं इसको बाकी को चाहे हटा देता हूं अभी। तो सिंपल इनफ लेंथ LEN एंड इट सिंपली गिव्स कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, तो दैट इज 3। तो ये आ गया हमारे पास 3। अगर आप कुछ भी और ऐड करेंगे, इवन स्पेस भी काउंट होती है। अब हमने स्पेस ऐड कर दी तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो हमें आ रहा है 6। जैसे हमने उसमें यूज किया था और एंड सब, वो स्ट्रिंग के केस में भी यूज होता है। उसको हम एक बार देख लें बस। लास्ट टॉपिक इज वो वेरिएबल्स हम लोग कैसे यूज करेंगे। स्ट्रिंग के केस में अगर आप लेते हो ब्लैंक कोट्स जिसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू है। अगर आप स्ट्रिंग में खाली स्पेस भी छोड़ देंगे वो भी ट्रू है। इसका मतलब अगर मैं यहां प्रिंट करूं नॉट और ब्लैंक स्ट्रिंग, सिंपल ब्लैंक, तो ब्लैंक स्ट्रिंग का मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स मींस ट्रू। तो दिस इज क्लियर, ट्रू। अगर मैं इसमें कुछ भी लिख दूं, चाहे स्पेस भी डाल दूं, सिंपल स्पेस, तो भी ये बन जाएगा ट्रू। तो नॉट ट्रू इज फॉल्स, सो दिस इज फॉल्स। तो सेम चीज अगर इसमें मैं कुछ लिख भी दूं तो भी ट्रू है। तो ट्रू व्हेन यू ऑपरेट विद नॉट इज फॉल्स। तो स्ट्रिंग के केस में क्या है, अगर आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो दैट इज फॉल्स। तो अगर हम इसको कंपेयर करें और सपोज हेलो, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया। तो और को भी पता नहीं लगेगा कि रिजल्ट क्या है, तो और इसको चेक करेगा, तो दिस इज ट्रू। इसका मतलब यही वो चीज है जो इस पूरे को इवेल्युएट कर रही है। तो प्रिंट में आपको दिखेगा हेलो। और अगर ये भी कोई वैल्यू है हाई, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं, तो इट विल सिंपली रिटर्न हाई। ये इसके आगे जाएगा ही नहीं, मीन्स ये वैल्यू को इसने चेक ही नहीं करना अगर पहली ही वैल्यू ट्रू है। तो यह है। तो स्ट्रिंग के केस में क्या है, ब्लैंक स्ट्रिंग मींस फॉल्स। कुछ भी कैरेक्टर आप डाल दोगे स्ट्रिंग में तो दैट इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप बुलियन में कहीं भी यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू काउंट होगी ट्रू, और अगर खाली है तो इसकी वैल्यू काउंट होगी फॉल्स। तो दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता रहे कि कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सी फॉल्स। और मैं आपसे कह रहा था कि हमें अगर हमारी पहली वैल्यू 0 है तो हम डिवाइड ना करें। सपोज हम कह रहे हैं b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, और हम कह रहे हैं c इज इक्वल टू, क्या b बाय a ग्रेटर देन 0 है, ऐसा कुछ हम कैलकुलेट करें, उल्टा कर दिया। b बाय a नहीं, हमें a बाय b चेक करना है कि क्या a बाय b ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इसको चेक करेंगे इमीडिएटली एरर आएगा क्योंकि हमने b को लिया है 0। ऐसी सिचुएशन में हम ना फंस जाएं कि कभी भी कहीं b फॉल 0 हो जाए और हमारा रिजल्ट एक एरर में चला जाए, हमारा प्रोग्राम सारा बंद हो जाए। हम पहले इसके चेक लगाते हैं, हम कहते हैं b नॉट इक्वल टू 0 एंड ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर b 0 नहीं होगा तो ये ट्रू होगा, तो ही ये वैल्यू चेक करेगा। अगर b 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू को चेक ही नहीं करेगा और आपका एरर बच जाएगा, आपको सिंपली रिटर्न आ जाएगा 0। सॉरी, बॉब नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, हमने प्रिंट कराया ही नहीं। b नॉट इक्वल टू 0
इस केस में फॉल्स है। तो एंड के केस में अगर पहली ही वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो कोई भी और वैल्यू चेक करने की हमारे पास जरूरत नहीं है। तो इसी का रिजल्ट इसमें चला जाएगा विच इज फॉल्स, और हमारा एरर बच जाएगा। और अगर हम ये नहीं लिखते थे तो ये वैल्यू हमें एरर देती थी। तो इस केस में अगर b 0 नहीं होगा तो हमारी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। इवन अगर हम चाहें तो हम a बाय b की वैल्यू भी ले सकते हैं कि अगर b 0 नहीं है तो इसमें चली जाए a बाय b की वैल्यू, तो आ गई 2.0, और अगर ये 0 है तो फिर इसमें चला जाएगा फॉल्स। तो इस वे से हमने ये फिक्स कर लिया कि अब हमारा प्रोग्राम कभी बंद नहीं हो सकता, चाहे b 0 हो चाहे b 0 ना हो, हमेशा हर कंडीशन में हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो ऐसी कंडीशंस हम लोग लगा लेते हैं जब भी हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं जहां पे एरर आने का चांस। सो दिस इज वेयर वी फिनिश टुडे। यहाँ पे हम लोग आज खत्म करते हैं।